अब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टेस्ट का आए, कोई भी क्वेश्चन आए, बस 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, 20 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग मैटर तुमको लिखना है। 5 नंबर का है तो सिर्फ उतना उतना मैटर लिखो जितना है। अब जेड टेस्ट क्या है तो उसका जितना मैटर मैं बताऊँ उतना से लिख के ख़त्म। 10 नंबर का है तो इसके अंदर अपने अब तुमको ये टेस्ट आता है तो तुम यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख दो साथ के, और उसके अंदर अगर तुमको एग्जाम्पल बनाना आ गया, जैसे इसने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया ऐसे करके, तो ये साथ में तुमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुमने ग्राफ बना दिया ऐसे करके, ग्राफ बना के और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे करके। 20 नंबर का आ गया तो ये मैटर तो तैयार रही। इससे पहले वाला मैटर क्या कि जैसे बोला ये वाली चीज़ इसके इंट्रोडक्शन में तुम लिख सकते हो। जैसे कि कोई भी तुम टेस्ट ले रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, मीन्स का डिफरेंस ले रहे हो या प्रपोर्शन का डिफरेंस ले रहे हो। मीन्स का डिफरेंस हम जो क्वांटिटी वाली डेटा होता है, क्वांटिटी नंबर, उसके अंदर हम मीन्स का डिफरेंस लेते हैं। और जो क्वालिटी वाला डेटा होता है, क्वालिटी वाला डेटा, उसके अंदर हम प्रपोर्शन का डिफरेंस लेते हैं। वो तुमको अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही कहते हैं। तो अपने अगर जब तुम कोई क्वेश्चन शुरू करो, जैसे कोई टेस्ट आए, तो तुम पहले यहाँ से ले सकते हो कि हम क्या चूज कर रहे हैं। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशो है, इंटरवल है, क्या है। पहले हम ये पता करते हैं जो हमने कोई भी टेस्ट सिलेक्ट करने से पहले। फिर हाउ मेनी ग्रुप्स, 1 or 2 or more, और 1, 2 or more। और इफ अगर 2 ग्रुप्स हैं तो वो इंडिपेंडेंट हैं, पेयर्ड हैं या मैच्ड हैं, मतलब कोई 50 अलग अलग लोग हैं या 50 सेम लोग हैं, उनका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है ऐसे करके, तो ये इंडिपेंडेंट लोग हो गए और ये वाले आपस में जुड़े हुए लोग थे ऐसे करके। तो हम ये देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तीसरा सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट है, अजम्पशन ऑफ द टेस्ट मस्ट नॉट बी वायलेटेड। जो भी मतलब टेस्ट को करने के लिए जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सब पता होती है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई, लेकिन इससे भी पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा का टाइप। डेटा का टाइप हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा का क्या टाइप है। वो 2 टाइप का है, क्वालिटी और क्वांटिटी। उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करने के बाद हमने स्केल देखा, ग्रुप्स देखा, और ग्रुप्स का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देखा, और उसके अंदर देखा कौन सा टेस्ट आया। स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही बेटा, बाकियों को हो रही है, देख ले स्क्रीन। हाँ, उसमें दोबारा देख इसको। तो ये हो गया, मतलब अगर जब भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुमको बड़ा करने का तरीका बता रही हूँ, उस क्वेश्चन को बड़ा करने का, ठीक है। तो हमने पहला क्या किया कि हम डेटा हम लिखेंगे कि भाई टेस्ट करने, हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम टेस्ट हाइपोथेसिस कर रहे हैं। उससे भी पीछे की कहानी ले चलो, तो वो भी लिख सकते हैं उसके अंदर कि हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। और हाइपोथेसिस के अंदर हम 2 तरीके की हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, और दोनों तरीके की हाइपोथेसिस के लिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं। नल हाइपोथेसिस के लिए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक तरीके से हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं वो डेटा क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। उसके अकॉर्डिंग हम ये स्केल देखते हैं, ग्रुप्स देखते हैं, ग्रुप पेड अनपेड है और कौन सा टेस्ट लगाना है। तो इस तरीके से हमने पीछे की कहानी चला के यहाँ तक आए। अब फिर हम ये चार्ट एक तरीके से बना के दे सकते हैं कि जैसे कि अगर 2 ग्रुप्स हैं तो कैसे करना है, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो कैसे करना है। तो ये चार्ट दे रखा है, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल है, रेशो है, ये सब, ये जो चार्ट है ये सारा तुम बना के आ जाओ, ये सब याद करने का तो उसका तरीका। तो ये सारा का सारा तुम्हारा इंट्रोडक्शन में एक तरीके से यूज हो जाएगा अगर तुमने क्वेश्चन बड़ा करना है एक तरीके से। और इससे पहले हाइपोथेसिस के बारे में, ये डेटा वाला पॉइंट, और एक इससे पहले भी हाइपोथेसिस और भी बड़ा करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट तुमने कौन सा तरीके का डेटा है इस तरीके से, और इसके अकॉर्डिंग तुमने 2 तरीके के डेटा को भी बांट दिया। मैं तुमको जो टेस्ट बताए थे कि इसके अकॉर्डिंग लिख दो, इसके अकॉर्डिंग लिख दो। फिर ये थर्ड पॉइंट ये कि क्या चूज करने का क्राइटेरिया। उसके बाद हम कहोगे कि कोई टेस्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो कौन कौन से टेस्ट सिलेक्ट करते हो। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा इकट्ठा करते हैं। सेकंड पॉइंट डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा हमने इसमें स्केल कौन सा लिया, ग्रुप कौन लिया, ये थर्ड पॉइंट सब। और उसके बाद जो हम लास्ट में टेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट किस किस केसेस में सिलेक्ट करते हैं। तो ये तरीके से ये 4 पॉइंट्स के अंदर तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन के बाद अब तुमसे ये पूछा गया कि तुमने कौन सा लिखना है टेस्ट। तो ये सारा का सारा तुमने अगर क्वेश्चन बड़ा करना है, 10 नंबर का भी आ गया या 20 नंबर का भी आ गया, तो तुमने घुमा फिरा के इतना ही बड़ा उसको तुम कर दोगे। 5 नंबर का आ गया तो सिर्फ मुद्दे सी बात लिख के आ जाना, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब मान लिया कि अपने जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं इसके अंदर कि आज जेड वाला थोड़ा सा बढ़ के लिखते हैं।
ऑलमोस्ट हो चुकी हैं चीजें, उसको लिखने का तरीका बता रही हूँ। जैसे आप इसमें बोला कि जैसे कि हम टेस्ट रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ मीन, अब जैसे ये बोला कि हमने जो डेटा कर रहे हैं वो मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एक तो क्वांटिटी होगी, दूसरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 2 पॉइंट्स, ये अजम्पशंस और लेके चलोगे। अगर हम मीन्स की जगह प्रोपोर्शन का कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे वो अलग चीज है, शायद इसमें तो साथ में अभी बता ही दूँ तुमको भी। इसके अंदर प्रोपोर्शन का अगर होता है, ये रहा, शायद इसमें दे रखा हो, नहीं इसमें दे नहीं रखा, पर इसमें डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन होता है। When there are two independent groups of individuals like diabetic and non-diabetic, and the research question is whether the proportion of individuals with family history of diabetes is the same in two groups or not, the answer is that testing the difference between the proportion statistically, which is one done by chi-square test. मोस्ट कॉमनली यूज होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। और हाँ, ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक भी तुम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में इसमें डाल सकते हो ऐसे करके, नहीं इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, किसी और जगह से ढूंढ के बताऊंगी, पर प्रपोर्शंस में होता है। और इसके आगे तुम पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक भी स्टार्टिंग में डाल सकते हो इसके अंदर। तो क्वेश्चन बड़ा करने का तरीका है, जैसे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, ये वाली चीज तुमको मैंने उस दिन बताई थी कि जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये उसके बाद डाल सकते हो कि हाइपोथेसिस, जो पहला पॉइंट बताया तुमको, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टेस्ट किसके हाइपोथेसिस को कर रहे हैं, उसके बाद में हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। मतलब सेकंड पॉइंट, डेटा के बाद में कौन से तरीके का डेटा है, और डेटा के बाद में हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और फिर उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि फर्स्ट पॉइंट हमारा हाइपोथेसिस, सेकंड पॉइंट डेटा, और डेटा का ये एक तरीके से कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा था। तो ये तुम ये बीच में और डाल सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन बड़ा करने का तरीका है इस तरीके से। तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का तुम्हें मैंने उस दिन बताया ही था, तो इस तरीके से ये डाल दिया। फिर तुमने डाल दिया थर्ड पॉइंट कि भाई वो कौन सा नॉमिनल स्केल है या कौन सा स्केल्स है। उसके बाद तुमने लास्ट में सिलेक्ट कर रहे हो टेस्ट कौन कौन है, किस केस में कौन कौन से टेस्ट सिलेक्ट होते हैं। बस अब हमने एक जैसे एक स्टार्ट किया, अगर एग्जैक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का उसका तरीका। बड़ा हो छोटा हो कहीं भी हो, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमन सी बातें हैं, तुम्हें कॉमन सी बातें वैसे भी पता होंगी। ठीक है, तो अब जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि चलो हमने ये अजम्पशंस लगा दिया कि भाई ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था और क्वांटिटी थी। तो इसमें देखा कि अगर 2 ग्रुप्स हैं तो 2 ग्रुप्स हैं तो 30 से ज्यादा है तो Z लगेगा, 30 से छोटा है तो T लगेगा। 30 से छोटा है अगर इंडिपेंडेंट है, मतलब 2 अलग अलग तरीके के, जैसे ये 30 लोग हैं ऐसे करके, तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो अनपेड है। और अगर सेम बिफोर और आफ्टर सेम ग्रुप के अंदर तो पेड बोलते हैं उसे, पेड को बोलते हैं बिफोर और आफ्टर वाले के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुमने चार्ट बना दिया। जिस भी तरीके का तुमने, अगर तुमसे Z पूछा गया और तुम Z का ऐसा ग्राफ बना के T से कंपेयर कराओ, उसको पता चल जाएगा कि तुमको सब आता है, आगे से थोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब उसके बाद हमने इसे R पढ़ा, अपने Z पढ़ते हैं। तो Z में इसने बोला 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके का मैटर हर जगह लिखा हुआ है, पढ़ लो। ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ऐसे कर दिया है। तो जैसे Z टेस्ट फॉर मीन इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस विद लार्ज सैंपल साइज। एक सेकंड में कहीं और दिखा होगा। तो Z टेस्ट ऑफ मीन इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 डिफरेंट पॉपुलेशन विद लार्ज सैंपल साइज, या एक का पॉपुलेशन के साथ में। इसमें अजम्पशंस क्या चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो। तो ये अजम्पशन जिसमें बताया कि हमें क्या चाहिए वो लिखा होता है। फिर एग्जाम्पल इसने दे दिया, इन 2 डिफरेंट क्लासेस मीन वेट फाउंड इज दिस, और ये 2 क्लासेस का 55 और 58 है, आउट ऑफ 50 और 65 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। तो तुम जब ऐसा एक तो तुम लिख के आओ, मतलब तुमको बनाना, तुम इसको लिख के कैसे आओगे कि भाई अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना है उसका, कि भाई मान लिया 5 नंबर में आया तो तुम ये सीधा लिख के आओ, ये लिख के आओ, फॉर्मूला लिख के आओ,
वन साइडेड मतलब वन टेल होता है, टू टेल होता है, ऐसे करके याद रहती हूँ, ये ना वो लेके आओ बहुत है। लेकिन अगर एक आधा एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि भाई ये जेड टेस्ट लग रहा है, तो तुमने एक एग्जाम्पल इस तरीके से याद कर लिया कि भाई एक 55 का था, एक 58 मीन निकला, ये कितने लोग थे, एन थे, एक का 50 था, एक का हमारे 65 स्टूडेंट्स थे, वेट वॉज फाउंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटली नॉर्मली, टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन वैल्यू इज सिग्निफिकेंट स्टैटिकली, आंसर इज बाय जेड टेस्ट फॉर मीन। अब वन सैंपल जेड टेस्ट का क्या बोला है, हेयर में मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस पॉपुलेशन। जैसे एक हमारा वन सैंपल जेड टेस्ट का मतलब एक here the mean of the population is tested against the standard or reference population. Sample size must be larger than 30 and data must be normally distributed. By using this test we can also calculate a range of values that is likely to conclude the population mean. इतना जैसे एग्जांपल जैसे आइडल एथलीट्स जो हैं उनकी एज कैसी है, are known the mean weight is 75 with standard deviation of 5 kg. Now one researcher has weighted 40 athletes of a certain club and mean height was found 70 kg. वेट आ गया इसका ये, और ये आ गई उसकी हाइट, नहीं मीन वेट हो गया, ठीक है। ये एक एथलीट का है, ये एक का वन पर्सन का है जिसकी 70 था, ठीक है। One researcher has weighted 40 athletes, n is equal to 40, sorry गलत लिखते हैं, n is equal to 40, a certain club and mean height weight was 70 kg। अच्छा दूसरा है ये, एक का ये है, एक का ये है। Now researchers want to ascertain whether weight of the athletes in this particular club varies significantly from the standard or reference value. द आंसर विल बी वन सिंपल टेस्ट। मतलब वो इससे देखना चाहता है कि अगर ये कोई एक स्टैंडर्ड है, मतलब इसको बोल दिया ये पॉपुलेशन वाला है, और अगर ये इन्होंने निकाला है एक सैंपल का, तो हमने बताया था कि एक सैंपल का और पॉपुलेशन से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जेड टेस्ट लग रहा है, दो अलग अलग पॉपुलेशन है तो भी जेड टेस्ट लग रहा है एक तरीके से। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू होती है जिसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं जेड टेस्ट में। तो हम जेड टेस्ट में निकाल क्या रहे होते हैं, हमें हमारा अजम्पशन ये होता है कि हमको जेड के अंदर क्या पता होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, यही हमारा। अगर ये ना पता हो तो सारी कहानी खत्म, जेड नहीं लगेगा, ठीक है, टी लगेगा। तो ये एक है, और इसमें सर की बुक में हमें क्या लिखा हुआ है, मतलब ये मैटर 2-3 जगह से पढ़ने के लिए। जैसे इन प्रैक्टिस द टू सैंपल जेड टेस्ट इज नॉट यूजली कैलकुलेटेड, दिस इज बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड from census enumerate for the two population under study, which is virtually impossible. Here t-stat is computed with sample standard deviation. बोल रहे हैं कि भाई वन सैंपल का जो वन सैंपल जेड टेस्ट करते हैं, मतलब एक ही सैंपल का हम कंपेयर करके देखते हैं, टू सैंपल्स का जेड टेस्ट हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि मतलब कि ये भी सैंपल हो और ये भी सैंपल हो, तो फिर इसके अंदर हमें पॉपुलेशन का तो पता ही नहीं ना, ये भी सैंपल है ये भी सैंपल है। तो ये प्रैक्टिकली बोलने के लिए बोला जाए टू सैंपल जेड टेस्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है, होता तो वन सैंपल जेड टेस्ट है। वन सैंपल मतलब एक तो ये सैंपल हो और एक पॉपुलेशन हो, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो जेड लगता है। तो ये भी सैंपल हो ये भी सैंपल हो, ये नहीं चल रहा होता बोलने के लिए, तो वो तो बोला जाता है कि भाई इसमें तो टी टेस्ट लगेगा अगर ये भी सैंपल है और ये भी सैंपल है, क्योंकि उसके बारे में हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है समझने वाली। द स्कोर ऑफ वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन द ऑब्जर्व डिफरेंस एंड एससी ऑफ द डिफरेंस, सर की डेफिनेशन में इसको ऐसे लिखा हुआ है, एससी से दो चीजों का डिफरेंस निकाल के एससी से डिवाइड कर दो, उससे जेड टेस्ट बोलते हैं। अब इस सर ने इसका ये रखा है। अभी सारी कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है ये सब तुमको ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ। सर ने इसको कैसे लिया यहाँ पे कि भाई अब जो क्रिटिकल वैल्यू हम लेके चले हैं टू टेल्ड के लिए, कि भाई अगर हम कोई ग्राफ लेके चले उसके अंदर हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं, तो साइड में जो ये वाली जो टू टेल्ड के लिए 1% अगर लेके चले हो तो मतलब 0.5 यहाँ आएगा, 0.5 यहाँ आएगा, तो ये जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू इसकी क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ रहा है 1% पे जेड ये आ रहा होगा। 5% पे होगा, अगर 5% है तो ये 2.5 होगा, उस पर ये आता है ये आता है। तो ये सब लिख के दे दिया राइट टेल के लिए, जेड टेल के लिए, ताकि तुम जो आंसर निकालो जो कंपेयर करो
वो इससे सीधा ही देख लो। तो तुमको बता देना क्रिटिकल वैल्यू कंपेयर कर लो, तो सीधी से इसकी क्रिटिकल वैल्यू और इसकी क्रिटिकल वैल्यू कंपेयर करो, तुमको वो चार्ट में जाके सीधा जो परसेंटेज अपने निकालते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर ये सीधा सीधा इतने से कंपेयर कर रहे हो, आसान सा तरीका। लेकिन अगर बीच का कोई और निकाल रहे हो तुम 1.5 और समथिंग, कोई भी सिग्निफिकेंस लेवल अलग लेके चले हो, उसके अंदर तुमको निकालना है तो प्रोबेबिलिटी से चेक कर लो। इसको भी प्रोबेबिलिटी से चेक कर सकते हैं, पर सीधा सीधा तरीका बताया। तो ये उसका फॉर्मूला लिखते हैं। Z क्या है? ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ये किया, ये एग्जांपल लिख दिया। अब इस एग्जांपल को लिख दो, बोले वो एग्जांपल लिख दो, ये लिख के इसका कैलकुलेशन करके दे दो। कैलकुलेशन करने के बाद ये आया, तो नाउ कि भाई SCD निकाल दिया, सबसे पहले इसका निकाला, ये SCD किया था, तो SCD निकालने के बाद ये वैल्यूज पुट करेगी, ये आया आंसर, तो ये SCD का था, सॉरी, ठीक है। तो ये SCD निकाला इसका 3.36। पर लास्ट में ये लाइन लिखी गई जो तुमको बताया, एज द वैल्यू ऑफ रेशियो Z इज मोर देन 3 times द SCD ऑफ 1% लेवल, ये वाला 1% लेवल, ये वाला of the significance, the observed difference highly significant, thus the conclusion is boys are taller than the girls। तो हमारा आंसर ज़्यादा आया है। तो मतलब अगर हम कोई ग्राफ लेके चले थे जिसमें हमारा आंसर 3.26 था, तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है Z, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मान लिया। तो 3 के ऊपर यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल, ये 1% चल रहा था, ये वाला। तो उसके बाद देखा हमारा आंसर आया 3.26, तो हमारा आंसर कहीं यहाँ पे आया, तो 3.26। तो हमने देखा कि हम सिग्निफिकेंस लेवल में हैं इसके अंदर, तो इससे ज़्यादा है। तो इसके अंदर यहाँ Z की वैल्यू 2.58 थी, तो हमारा तो काफ़ी आगे निकल गया इसके अंदर। 2.58 इसका मतलब यहाँ पे आया होगा, कहीं यहाँ से 3 यहाँ पे आया होगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल था जिसमें आंसर हमारा यहाँ पे आया 3.26। तो क्रिटिकल वैल्यू कंपेयर करके इस पॉइंट की क्रिटिकल वैल्यू और इस वाले हमारे वाले पॉइंट की क्रिटिकल वैल्यू पता है कि हम ज़्यादा ही हैं, तो हमने आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से ये लास्ट एक लाइन में कंक्लूड करके रखते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी इसका Z टेस्ट का एक वो जो अपने उसमें पढ़ा था महाजन की किताब के अंदर से, उसमें भी देख लेते हैं। तो 2-3 जगह से हमने उस टेस्ट का मटीरियल सा देख लिया कि क्या लिखा हुआ है। घुमा फिरा के तुम देखोगे नट शेल में वो ही 4 बातों को उन्होंने किसी और तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार क्या किया क्या नहीं किया। मुद्दे की बात पीछे से कहानी शुरू करी, समझनी शुरू करी, Z टेस्ट क्यों करते हैं, Z टेस्ट ही करना है, ये कंडीशंस होती हैं, इस कंडीशन में करते हैं, करने के लिए क्या फॉर्मूला लगा है, उस फॉर्मूले में क्या सामान चाहिए, इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को समझने के लिए अब Z स्कोर निकालो और कंपेयर कर लो, सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करके रखो। कहाँ था इसके अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी में था, सैंपल वेरिएशन था, ठीक है। तो ये ठीक है। तो Z टेस्ट, इसमें से कुछ और मैटर निकालना हो तो इस लाइनों में से सेम ही हुआ कि कितना सैंपल था, सेम ही चीज़ें, कितना सैंपल था, SC निकालते हैं, SC से डिवाइड करते हैं, कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम वो सेट कर लेते हैं और टेस्ट लगाते हैं ये कि मीन और पॉपुलेशन के बीच में निकालना हो या दूसरे 2 सैंपल्स के बीच में निकालना। जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं 2 सैंपल्स के बीच में हम नहीं करते होते हैं, हम पॉपुलेशन और मीन के बीच में करते होते हैं। 2 फॉर्मूले लिख दिए हैं, उनकी क्या अजम्पशंस हैं वो लिख दिए हैं, प्रीरिक्विजिट्स। अब ये देख लो कि क्या चाहिए और Z टेस्ट अप्लाई कब करते हैं, और ये उस पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रखी है। प्रोबेबिलिटी से कंपेयर कर लो, बोले क्रिटिकल वैल्यू से। सर ने बुक में क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर किया, यहाँ पे इसने प्रोबेबिलिटी का लेवल का लिखा हुआ। तुम लिख के आओ ना लिख के आओ, उतनी बड़ी बात, इतना कुछ ऊपर वाला लिखा, फिर तुम ये जरूर लिख के आओगे कि 1 टेल्ड करना है और 2 टेल्ड करना है। तो उसके लिए एग्जाम्पल ये लिखा हो कि 1 टेल्ड करते हैं तो एक साइड की
निकलती है वैल्यू, और अगर 2 टेल करते हैं तो दोनों साइड की हम प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज का ध्यान रखते हैं। क्या मतलब, जैसे तुमको पहले बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन ही ऐसा है कि हम मोर देन कुछ देख रहे हैं ऐसे करके कि भाई हमारा आंसर यही आना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, तो 1 टेल हो जाता है। भले 1 टेल इस साइड का हो, भले इस साइड का हो। और हमारा कोई आंसर देख रहे हैं जिसमें हो सकता है कि मोर देन भी आ सकता है जी, लेस देन भी आ सकता है, तो 2 टेल्ड होता है। इसके लिए एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं और सिंपल ये एग्जाम्पल लिख के आ जाओ इसके अंदर। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये बेसिक सा था इसका तरीका। इसके अंदर आगे इतना डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी कहाँ पहुँच गया, ये हो गया जेड टेस्ट। अब अपने करते हैं टी। हाँ इतना ही, ये वन टेल का 2 टेल का इसमें एग्जांपल दे रखा है। ये पूरा लिखा 1 टेल के बारे में लिखा है, 2 टेल के बारे में, तो ऑलरेडी मैं सब समझा चुके हैं 1 टेल क्या है 2 टेल क्या है। एक बार 1 टेल और 2 टेल के बारे में सीधा शॉर्ट नोट भी आ जाता है उसके अंदर, तो ये सारा इसमें लिखा। इतना डेप्थ तक पूरा पढ़ने, इतना ये सारी ऑलरेडी तुमको मैं चीज़ें समझा चुकी हूँ इसके अंदर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें कैसे अलग होगा, उसमें कैसे अलग होगा, यहाँ पे सारा एक साइड आंसर आ रहा है, लेस देन मोर देन, इन सब की पूरी एग्जाम्पल्स दे रखे। तो दिस इज बेसिक। 3 बुक्स से तुमको बता दिया कि जेड टेस्ट में से अलग कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब आ गया अपना टी टेस्ट। टी टेस्ट में क्या लिखना है? टी टेस्ट में लिखना है इसके एक एक वर्ड में, इसलिए मैं तुमको पहले एक एक पोर्शन समझा दिया था कि मैं जो वर्ड बोलूँगी ताकि तुमको बाद में कंफ्यूज ना हो कि भाई क्या बता गए मैम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था मैम, 1 टेल 2 टेल क्या था, ये सब बाद में समझना। क्योंकि टेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेस्ट बहुत छोटी चीज़ है। उसके आगे पीछे जो 25 तरीके के शब्द उसमें लगे हुए थे वो कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक। अगला जब हम करते हैं टी टेस्ट। तो टी टेस्ट के लिए जैसे सर वाली किताब से पढ़ लो, सर वाली किताब से बताते हैं पहले, तो सर वाली किताब से बताते हैं तो ईजी रहेगा। एक और किताब से बता देंगे। तो टी टेस्ट में व्हेन द साइज ऑफ द सैंपल इज लेस देन 30 इट इज कॉल्ड स्मॉल सैंपल, then their z value do not follow normal distribution as the large samples do. So z value based on normal distribution will not give the correct level of significance. Thus the test for small samples theory was developed by इस Irish statistician के द्वारा. He gave the theory of students t-test और t-test, t-test distribution और t-test, जहाँ पता है हमें कि भी मामला गड़बड़ हो सकता है स्मॉल सैंपल्स का, कि भाई वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हिल गया है, वहाँ ये करते हैं। तो क्या होगा, टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन 2 मीन ऑफ द स्मॉल सैंपल्स। एक सैंपल, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक सैंपल का मीन और दूसरे सैंपल का जो मीन है, दोनों के अपॉन एसिडी कर दिया। बस सेम ही चीज़ जो हम जेड में करते थे, बस हमने जेड में एक चीज़ हमें पता होती थी और इसमें हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसमें सेम ही चीज़। अब एसिडी निकालने के लिए सेम जैसे उसमें क्या था कि पहले हम दोनों का एसिडी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका पता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है दोनों का। और यहाँ पे हम क्या यहाँ देख रहे थे जेड के अंदर, ये जो हमने जेड किया था इसमें देखा था कि एसईएम निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये बोला है, गर्ल्स का मीन ये था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये, इसमें से
टू मीन्स को कंपेयर किया। अगर इसमें से एक पॉपुलेशन लिखा होता तो इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है, उसका भी फॉर्मूला अलग होता है, पर यही लिख के आओ तुम, इससे और कंफ्यूज करोगे तो तुम ये ला के सीधा लिख के आ जाओ इसके ऊपर। वरना जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन वाला लग रहा है, जो उसमें भी दे रखा कि तुम यहाँ पे लिखते हो मीन माइनस पॉपुलेशन अपॉन SC दोनों का डिफरेंस, उसके अंदर इतना ज़्यादा कंफ्यूज करोगे। जो दोनों फॉर्मूले महाजन में दे रखे हैं, बस वो बेटर है, महाजन वाले दोनों फॉर्मूले बेटर है। उसमें से सर ने एक फॉर्मूला यहाँ लिखा है बस, तो सर ने एक फॉर्मूला समझाया, दोनों फॉर्मूले वहाँ लिखे हैं, दोनों वाले फॉर्मूले, तो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। अब ये टी टेस्ट वाले, ये टी टेस्ट के ये फॉर्मूले लिखो, सेम ही चीज़, एसिडी निकाला है और उसके बाद में एसिडी क्योंकि ये चीज़ निकालनी पड़ेगी ना पहले, एसिडी निकाला है पहले, तो ये निकाल दिया सेम, उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को पुट करके एसिडी से डिवाइड कर दिया। अब एसिडी को कई बार तुम पहले निकाल के वैल्यू पुट कर लो, भले इसके अंदर सीधा फॉर्मूला लिख दो। इन्होंने क्या किया कि सीधा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख दिया इस एसिडी का और इसका सेम, तो सर ने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। बात तो सिर्फ इतनी है कि भाई दोनों के नीचे इन दोनों का डिफरेंस x दोनों का और एसिडी लिखना है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस करके एसिडी लिखना है, तो सेम ही चीज़, बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि पीछे से जो कहानी चल रही होगी उसमें हमें पता नहीं होगा, ये सैम्पल साइज छोटा होगा। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, word, the degree of freedom during the calculation will be different in two different groups. The unpaired group where the sample are drawn from the two different population, degree of freedom is this. In paired group where the sample are drawn from the same population, degree of freedom is n-1. अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, इसके नीचे कुछ डिवाइड करते हैं, मतलब इस कंसेप्ट को तुम और ज़्यादा डेप्थ में समझोगे। तो जैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे n से, नंबर ऑफ सैंपल, n क्या, n हमारा हर जगह क्या था, n हमारा हर जगह था कि कितने लोग हैं, सैंपल साइज क्या है, तो n हमारा हर जगह क्या है, सैंपल साइज। तो जो सैंपल साइज है वो अलग तरीके से, मतलब जहाँ पे सैंपल साइज, जैसे टी टेस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे सैंपल साइज को पूरा नहीं ले रहे हैं। अगर वो पेयर्ड है तो उसको n-1 लिख रहे हैं, और अगर वो अनपेयर्ड है तो उसको n-2 कर रहे हैं, मतलब n1 + n2 -2 कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, इसका पीछे एक मैथमेटिकल रीज़न होता है, पर समझने के लिए बस इतना ही समझो कि भाई हम जो कर रहे हैं उसके अंदर z में तो n की मात्रा से पूरे से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन टी टेस्ट के अंदर अगर वो पेयर्ड है और अनपेयर्ड है, फॉर्मूले में इन्होंने कहीं नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, आगे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज लिखे होते हैं, उनके अंदर नीचे लिखा होता है n-1, और n-1 का जैसे कि कुछ भी मान लिया, जैसे यहाँ पे SD/n, तो अगर कहीं लिखा होगा ये तो SC का फॉर्मूला है, SC का नहीं है, T का फॉर्मूला जो दे रखा है उसके अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने n-1 लिखा हुआ है बहुत जगह। तो क्या सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को समझने ऐसे करने के लिए कि 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं और ऐसे इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे तुमको मैंने बताए थे उसके, जब ने मीन मोड मीडियन निकाला था तो मैंने कहा था कि अलग अलग कितने तरीके के फॉर्मूले, जैसे जैसी प्रॉब्लम है वैसे वैसे फॉर्मूले हैं उसके अंदर, कि भाई डेटा हमारा पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, या ग्रुप था अनग्रुप था, ऐसे करके। तो ऐसे ही इसी के अंदर भी जो इश्यूज आएंगे, पर तुम सिर्फ क्राइटेरिया याद रखो कि टी टेस्ट कहाँ लगता है और एक उसका फॉर्मूला क्या लगता है, उसके अंदर क्या ये फॉर्मूले का सही क्या है, उसमें कौन सी मात्रा डलेगी, एसिडी चलती है तो एसिडी को निकालेगा क्या फॉर्मूला है, बस बेसिक्स है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 लाइन लिखा हो कि पेड़ के अंदर ऐसी होती है, अनपेड के अंदर इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा दिमाग में लगाओ, और 3-4 तरीके के फॉर्मूले याद नहीं रह पाएंगे ना, तुम उसको समझा पाओगे उसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल इसका ले लो, ये पूरी थ्योरी पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। जैसे ब्लड प्रेशर का दिया इन्होंने, ये एक ब्लड प्रेशर है, दूसरा एक ये ब्लड प्रेशर है, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ये सेम ही लोगों का है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 9 नॉर्मल इंडिविजुअल्स वर मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर। अब ये याद रखने वाला है कि वे टी बिफोर आफ्टर में लग रहा था, तो ये इसका बिफोर का है और ये इसके आफ्टर का है, दोनों का, और दोनों का उसी बंदे का पहले का उसी बंदे का बाद में क्या डिफरेंस आया, तो टोटल डिफरेंस ये आया। सेम ही लोगों का पहले का और बाद के का डेटा लिख के डिफरेंस लिख लिया। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, 2 अलग अलग लोग थे और दोनों का अलग अलग दे रखा था, उसका 50 लोग अलग थे, 50 लोग अलग थे, उन दोनों का आपस में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये 50 लोग अलग हैं, 50 लोग अलग हैं जेड में, लेकिन इसमें सेम ही लोग हैं, इसलिए हमने एक दूसरे में से पहली कंडीशन में से बाद वाली कंडीशन को माइनस कर दिया।
अब इन्होंने क्या किया कि भाई मीन निकाला, 27 इसका डिफरेंस आया अपॉन 9, 3 आ गया ऐसे करके। अब 3 का इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसका क्या बनाया, क्या है, ऐसी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे लिख दिया ये रहा n-1 इसके अंदर, ठीक है। तो एस ये पूरी कैलकुलेशन सेम ही वही चीजें हैं, कैलकुलेशन से निकाल के अब यहाँ पे n-1 से डिवाइड किया गया है यहाँ पे पेड़ के लिए, अब इन्होंने बोला, ठीक है। अब उसके बाद इससे, इस मैटर से, इस मात्रा से डिवाइड होगा, क्या होगा, एस डी अपॉन रूट एन। एस डी हमारा कितना निकला है 1.73 अपॉन एन, यहाँ पे एस ई निकालने के लिए। एस ई में जो एन लिखा है वो सही है, मतलब एन पूरा लेते हैं, लेकिन एस डी निकालने के लिए जो ये लेते हैं पेड़ के अंदर एक से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोल देते हैं। अब ये जो मात्रा आएगी ये हमारी आ गई एक्स उसकी मात्रा, एस सी डी की मात्रा। तो दोनों में से डिफरेंस था 3 और एक्स बार हमारा ये निकला ना, एक्स बार 3 निकला, तो अपॉन दिस, तो 5 पॉइंट आंसर आ गया। अब 5 पॉइंट को हम कहाँ देखेंगे, वो सिग्निफिकेंस जो हम लेके चले उस क्वालिटी से, उस चीज़ से कंपेयर करेंगे। तो टी की टी टेबल में जाके उसमें देखो कि भाई ये कहाँ पे आ रहा है, तो सिग्निफिकेंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सिंपल, कम से कम लाइनों में उसको अलग समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये आया समझ में कि नहीं आया? इसके आगे और इसको ये बता, ये दो उसने फॉर्मूले सर ने ऐड कर दिए यहाँ पे, अनपेड का, पेड का, एक एक ही याद रखो, वो भी बहुत है। सबका सेम ही चीज़ फॉलो हो रहा है। पहले उसकी डेफिनेशन लिखी जा रही है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी जा रही है, एक फॉर्मूला लिखा जा रहा है, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला समझाया जा रहा है। उसके बाद में उस आंसर को सिग्निफिकेंस लिखने की तरीके बताए जा रहे हैं, और उसका अगर कोई कुछ नया उसमें से एक आधा वर्ड ऐड हो रहा है तो उसके अंदर वो चीज़ ऐड होती है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गया, तो उसने बता दिया कि भैया 2 कंडीशन बता दी। अब इसके अंदर 1 टेल्ड का, 2 टेल्ड का, वो सब कुछ इसमें नहीं डाला है, वो भी डलता है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस में अपने को नहीं जाना। एक और बुक से दिखाती हूँ, उन्होंने और उसका बताया होगा। तो क्योंकि क्या प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली पेपर में लिखना है वो इतना ही लिखना है, जैसे कि उन्होंने ये बताया है कि टी टेस्ट, क्वेश्चंस के बाद में आ गया स्टूडेंट टी टेस्ट वाज नेम्ड फ्रॉम दिस पर्सन हुज पेन नेम वाज स्टूडेंट। उसका पेन नेम मतलब कई ऑथर्स होते हैं वो अपना नाम अलग लिखते हैं, अपनी जो बुक लिखते हैं तो उसका पेन नेम बोलते हैं उस ऑथर का, उसका नाम स्टूडेंट था इसलिए उसे स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं। ही पब्लिश्ड मैनी रिसर्चेस पेपर अंडर स्यूडो नेम उसका स्टूडेंट, उसका नाम एग्जैक्टली कुछ और था, इंग्लिशमैन विलियम सिरले गॉसेट, लेकिन उसका असली नाम था, लेकिन वो स्टूडेंट नाम से अपना नाम, अपनी चीज़ें पब्लिश किया करता था। तो उसका नाम जो ये बना टेस्ट उसी के नाम पे आया। तो स्टूडेंट टी टेस्ट एनालिसिस स्मॉल सैंपल बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं हो रहा है, विच अलाउज द ग्रेटर वेरिएशन ड्यू टू चांस देन द नॉर्मल distribution. The T distribution looks similar to the normal distribution, that is symmetrical bell shape with mean equal mean median mode with a higher peak and longer tail for more spread out. As the sample size increases, T distribution closely resembles normal distribution. ठीक है, जैसे जैसे सैंपल साइज, जैसे कि अगर 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 की तरफ जैसे ज्यादा जाते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, तो मैंने बताया था थियोरेटिकली, वरना बहुत बड़ा होता है तब जाके बनता है। As the sample size increases, T distribution closely resembles normal distribution, hence it any infinite degree of freedom both the T and normal distribution are identical. इस लाइन को छोड़ दो, लेकिन बहुत समझ नहीं आएगी अभी, बस इतना ऊपर लाइन तक समझ रखो कि भाई जैसे जैसे सैंपल साइज में बढ़ता जाता है। अब अजम्पशंस क्या लेके चलते हैं, रैंडम सैंपल होता है और उसमें क्या लेके चलते हैं, इंटरवल और रेशो स्केल का जो डेटा था वो लेके चलते हैं। Sometimes it is also applicable in ordinal data when the scale contains 11 or more categories.
दैट इज टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना बस याद रखो, बस इतना याद रखो कि रैंडम है, इंटरवल और रेशियो स्केल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ ग्रुप्स, an absence of outliers in the distribution of two groups, hence t-test is also applied in database, they were slightly skewed। मतलब थोड़ा सा माना जाता है कि नॉर्मली ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप तो सेम वैसा ही है, बस साइज छोटे हैं। मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ऐसा होता होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा होता होगा, मतलब थोड़ा सा ये बैठा हुआ कर्व है, दिखता वैसा ही है बस। तो इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे करेंगे इसका सैंपल साइज बढ़ता जाता है, ये ऑलमोस्ट इस जैसा हो जाता है, 30 तक पहुंचते ये और ये सेम हो जाता है ऐसे करके। तो इसलिए सेम चीजें जो इस पे अप्लाई हो रही हैं इस पे थोड़ी सी अप्लाई हो रही हैं, बस इसका ग्राफ थोड़ा सा, क्योंकि साइज कम है, नंबर ऑफ पीपल कम है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बहुत ग्रुप्स के। दूसरा, सैंपल साइज इससे 30 से छोटा है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं है। तो ये सारे एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। अब पेयर्ड और अनडिपेंडेंट के हिसाब से हमने आगे टेस्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सेम ही वो चीज लगा रहे हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। पेयर्ड के द टेस्ट इज परफॉर्म टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, स्टेप सेम, नल हाइपोथेसिस ली, दोनों का मीन लिया, स्टैंडर्ड एरर निकाला, सेम चीजें घुमा घुमा के इन्होंने लिख दी यहाँ पे। और इसका क्या, दोनों का मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ये लिख दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम बात लिखी हुई है कि भाई ग्रुप्ड और पेयर्ड और अनपेयर्ड के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे से बदल देते हैं। अब इसने सारे एग्जांपल्स आगे को, एग्जांपल 1 लिख दो, 2 लिख दो, पेयर्ड वाले में कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे करेंगे, सीधा खिला रखे इसने बात लिखी, एग्जांपल्स के साथ लिखी हुई बस इसके अंदर, और कुछ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, एक लाइन और है इसके अंदर, तो टी भी खत्म हो जाता है हमारा। हाँ, यहाँ के बाद जाते हैं ऑलमोस्ट आउटपुट ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट। एक सेकेंड, वन सैम्पल टी टेस्ट। इतना डेप्थ में पढ़ना चाहो पढ़ लो, पर इतना है नहीं, उतना ही पढ़ना तुमको। ये सकते हो वन सैम्पल जेड टेस्ट और वन सैम्पल टी टेस्ट कैसे होता है, ये वाला कर सकते हो। दोनों में फॉलो नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लार्जर देन 30, स्मॉलर देन 30, लेस एडेप्टेबल, मोर एडेप्टेबल, preferred when SD is known, preferred when SD is not known, सेम चीज इसके अंदर। वन सैंपल टी टेस्ट और वन सैंपल जेड टेस्ट, हद है इतना तो पढ़ लिया तो। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन 2 टेस्ट हैं, टी टेस्ट और जेड टेस्ट इसके अंदर। तो इतना डेप्थ में अब वो महाजन की किताब में से और निकाल के पढ़ना है, और सर की किताब में से और पढ़ना, सर की किताब से बता ही दिया मैंने। इसके अंदर एग्जाम्पल लगा के और एग्जाम्पल के अंदर वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना, इतना तुम सर वाली किताब में एक जो एग्जाम्पल दे रखा बहुत है, बीपी वाला जो तुमको मैंने भी करवाया बस, वरना ये मोर देन सफिशिएंट इतना मैटर। ठीक है, तो अभी 2 टेस्ट आज कर लिए, 2 टेस्ट अपने कर लेते हैं बस। कौन कौन से करेंगे? ये हमने दोनों इस साइड के कर लिए हैं, दोनों कुछ दूसरी साइड के भी कर लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं कौन सा अनोवा आया हुआ है तुम्हारे, और कौन सा आया हुआ है बताना, मुझे बता देना कौन सा आया हुआ है। अनोवा तो आया हुआ है शायद, की स्क्वायर, हाँ की करेंगे और अनोवा कर लेंगे, 2 कर लेंगे। उसके बाद की प्रपोर्शन की वजह से होता है वो आ जाएगा, ये कल अपने की करेंगे, 2 टेस्ट बस। 4 टेस्ट हैं और बथेरे टेस्ट दे रखे हैं, सर की किताब में आगे दे रखे हैं। सर की अगर और पढ़ने का मन हो तो और उसमें देख लो, मैं करूँ इतना तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सर की किताब में ये रखा, ये निकालने के बाद में उसमें मैंने सारे टेस्ट निकाल दिए, 2 टेस्ट ये निकाल दिए। अब उसके बाद सर की किताब में ये थे हाइपोथेसिस करते, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने के बाद ये रहा की स्क्वायर टेस्ट है, और ये निकाल के रखे हैं की स्क्वायर, फिशर टेस्ट, ये इतने सारे टेस्ट रखे हैं सारे विक्रॉस में। अभी की वाला अपने कल की वाला नवा वाला अपने कर लेते हैं, वरना इसमें से मैन विटनी भी शायद, ये क्रूसिकल वैल्यूज, इतने सारे हैं जितने मर्जी पढ़ लो, हमारे आए भी नहीं, मुझे लगता भी नहीं कोई इतना पूछेगा। ये 4 पढ़ लिए तुमने बस इसके अंदर। ठीक है, बताओ कोई क्वेश्चन है तो, कुछ पूछा किसी ने? की वाला सर ने ये इनफ दे रखा है, ये डेटा भी एग्जाम्पल्स के साथ में। ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें जो रहा है एग्जाम्पल बहुत मोर देन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल याद नहीं करने अपने
अपने एक एग्जाम्पल याद करूँगी और सिंपल सा बता दूँगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने उसमें करेंगे नहीं, वरना इस चैप्टर में आगे सर ने सारे टेस्ट दे रखे हैं। हर एक टेस्ट की एक पहले वाली लाइन पढ़ लेना बस, कि वो टेस्ट कहाँ यूज हो रहा है, बस डेप्थ में उसमें मत पढ़ना। ये 4 चीज़ें डेप्थ में पढ़ के जाना, इनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 4 चीज़ें पढ़ ली। और बाकी जो टेस्ट हैं जो सर की किताब में दे रखे हैं इसके, तो इसके जैसे कि टेस्ट ऑफ गुडनेस और फिट, ये तो छोड़ो, इसके आगे दे रखा है इसी के अंदर होता है, जैसे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ ये फिशर टेस्ट, द एफ टेस्ट ऑफ स्टैटिकल टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टेटस इज बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एफ टेस्ट के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टी स्क्वायर वेरिएंस। फिशर टी टेस्ट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इतना लेफ्ट में पढ़ोगे तो बहुत घूम जाएगा तुम्हारा। 4 याद रखो, भगवान का नाम लो, कोई ना कोई घुसेगा, वरना तुम्हें नोट देना होता है। वरना जो चार्ट बना दिया, जो तुमको मैंने चार्ट अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, वो जो चार्ट है उसके सारे तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई ये किस 1 सैंपल 2 टी टेस्ट की बात करी थी या इसकी बात करी थी, जिस तुम्हें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। इसमें बताया ना, आई थिंक यही लिखा हुआ है, क्योंकि बाय चांस रैंडमली आ गया ये वाला तुम्हें बताया था जो कि नॉमिनल ऑर्डिनल, बाय चांस मैन विटनी आ गया, पर तुमको इससे पहले की सारी कहानी पता है। मैन विटनी तो तुम्हें यहाँ पहुंच गई, तुम्हें ये पता है कि ये कोई 2 ग्रुप्स का था और ऑर्डिनल डेटा यूज हो रहा है, तो दिमाग वहां तक, कहानी वहां तक पहुंच, एक तरीके से कुछ नहीं लिखने से भी उन्हें अच्छा है कि भाई हम वहां तक पहुंच गए उसके, ठीक है। तो ऐसे तो कोई अंतर नहीं इसका। आप बताओ, आज अपने इतना कर दें।